नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? क्वेश्चन नंबर 5 और 6 डिस्कस करेंगे। 1, 2, 3, 4 हम लोग ऑलरेडी यूट्यूब में डाल चुके हैं। तो मैं हूँ CS के अग्रवाल, जीएसटी ट्रेनर, स्पीकर, ऑथर, फैकल्टी एंड कंसल्टेंट, ICI एंड ICSI टैक्स फैकल्टी। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं CA फाइनल जैन 21 का इनडायरेक्ट टैक्स का सॉल्यूशन। और ये क्वेश्चन नंबर 5। आइए, क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ गया भैया? अरे चल कितना क्यों नहीं है कभी कभी। ओए, लास्ट में आ गया था। ये क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए, ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं। शेड्यूल 3 में एंट्री नंबर 7 और 8 डाला गया था बाद में। उसके एंट्री नंबर 8 में ये कहानी थी। 8A और B दो क्लॉजेस थे। हाई सी सेल यानी कि व्हेन द गुड्स हैव क्रॉस द कस्टम फ्रंटियर ऑफ इंडिया, उसके बाद अगर मैं सेल करता हूं तो इंडिया को उससे कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। और अगर मैंने इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट में गुड्स को मैं होम कंजम्पशन से क्लियरेंस करवाने से पहले अगर मैं सेल परचेज करता हूं तो जीएसटी नहीं लगना चाहिए था। तो इन सब पे जीएसटी काउंसिल मीटिंग में भी बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ। और पहले इसके ऊपर जीएसटी लगाते थे लोग। कैसे लगाते थे? एक सप्लायर इंडिया का, और वो यूके से खरीद के लंदन सप्लाई करता है, सॉरी, यूके से खरीद के जापान सप्लाई करता है, यानी कि बाहर टू बाहर सप्लाई करता है। इंडिया में गुड्स आया ही नहीं, जीएसटी लग जाता था। तो इन सब को रोकने के लिए दे एंटर्ड शेड्यूल 3। और उसमें जो लिखा हुआ है कि बिफोर द गुड्स एंटर फॉर होम कंजम्पशन से पहले आप गुड्स को बेच दीजिए और ऑब्वियसली थ्रू डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू द गुड्स उसको ट्रांसफर कर दीजिए तो पॉसिबल है। और या फिर कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में है, वहीं से वहीं बेच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसको हम नो सप्लाई मानेंगे। अगर नो सप्लाई मानेंगे तो एग्रीगेट टर्नओवर का हिस्सा भी नहीं होगा। अब अगर इसको मैं पूरा क्वेश्चन को, आप वैसे तो आप पढ़ ही चुके हैं लेकिन मैं यहां दिखलाता हूं। इंड लिमिटेड जर्मनी से कोई गुड्स इंपोर्ट करता है। इंड लिमिटेड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करने से पहले ही डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल यानी कि बिल ऑफ लेडिंग से इसको T1 को ट्रांसफर कर देता है। तो ये जो इंपोर्ट कर रहा है और ये जो ट्रांजैक्शन है इंड लिमिटेड टू T1 लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल, इट इज ट्रीटेड एज नो सप्लाई, नो सप्लाई। फिर T1 लिमिटेड क्या करता है? इसको बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल नहीं करता, वो वेयर हाउस करवा देता है, वेयर हाउस। और वेयर हाउस गुड्स को वेयर हाउस में ही ट्रांसफर कर देता है, यानी T2 लिमिटेड को ट्रांसफर कर देता है। अगेन इसको हम लोग हाई सी सेल ही बोलेंगे। और T2 लिमिटेड फिर इसको होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवाता है। तो ये T2 लिमिटेड जब वो होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवाएगा तब इस T2 लिमिटेड को बेसिक कस्टम ड्यूटी और IGST देना होगा। तो ये बेसिकली ये है। तो ये जो ट्रांजैक्शन है, डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू द गुड्स इज GST लेविएबल ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम GER लिमिटेड बाय इंड लिमिटेड, नो हाई सी सेल, शेड्यूल 3 एंट्री 8A। तो नहीं होगा क्योंकि इसने डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल से बेच दिया। इज GST लेविएबल ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम इंड लिमिटेड टू T1 लिमिटेड, तो ये अगेन नहीं होगा, नो हाई सी सेल, शेड्यूल 3 एंट्री 8A। इज GST लेविएबल ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम T1 लिमिटेड टू T2 लिमिटेड, यहां से यहां, तो इसको हम लोग हाई सी सेल नहीं बोलते हैं, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, तो इस पे भी नहीं लगेगा। लेकिन is GST leviable on clearance of goods by T2 limited from the custom bonded house? Yes. Pay basic custom duty and IGST। तो इस पूरे ट्रांजैक्शन पे इंड लिमिटेड नहीं देगा, T1 नहीं देगा, T2 नहीं देगा, कौन देगा? सॉरी, इंड नहीं देगा, T1 नहीं देगा, कौन देगा? T2 लिमिटेड देगा। अब जो T2 लिमिटेड देगा तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि वैल्यूएशन क्या होगा इसका, किस वैल्यू पे देगा? इसने इसको ट्रांसफर किया, इसने इसको ट्रांसफर किया, तो किस वैल्यू पे जीएसटी देगा? तो ऑब्वियसली जितने वैल्यू पे T1 ने T2 को बेचा है उस वैल्यू पे ये लग जाएगा। इसके रिलेटेड सर्कुलर भी है, मैं आपको दिखलाता हूं, मैं आपको चाह रहा हूं दिखला दूं क्योंकि ये तो फ्यूचर क्वेश्चन है मई 21 या नवंबर 21 का। तो ये सर्कुलर नंबर 33 2017 है, कस्टम का सर्कुलर है, 1 अगस्त 2017। और इसी में उन्होंने लिखा है, अगर आप देखेंगे,
The above decision of GST Council is already envisaged in the provisions of subsection 3 of 12 in as much as in respect of imported goods, all duties, taxes, etc. shall be collected at the time of importation. That is when the import declarations are filed before the customs authorities for the custom clearance purpose. तो जिस दिन आप बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करेंगे उस दिन की वैल्यू आपको कंप्यूट करना होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंसाइट है जो आपको याद रखना है। अब बी है एलाबरेट द मीनिंग एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कस्टम्स। तो हमने किंग्स गिफ्ट से ये शुरू हुआ था, तो आप गूगल कर लीजिएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा। ऑल्सो एलिसिटेट द कॉन्स्टिट्यूशनल एंट्रीज या प्रोविजंस, यानी कि एंट्री नंबर 83 which provide the power to make laws relating to custom duty and who possesses the power to make such laws, that is center. C. Why is there a need for making a constitutional amendment for introduction of GST? Discuss significant provisions of Constitution 101st Amendment Act 2016. तो ऑब्वियसली आपको पता है इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट एंड फिर सेंटर। तो सेंटर के अपने पावर है, स्टेट के अपने पावर है, और ये आर्टिकल 246 लिस्ट 1, 2, 3 में दिया हुआ है। तो एक ही ट्रांजैक्शन पे, सेम ट्रांजैक्शन के ऊपर सेंटर और स्टेट टैक्स लगाएगा, CGST और SGST, और अगर IGST लगता है तो वो सेंटर कलेक्ट करके फिर अपॉर्चमेंट करेगा। और फेडरल स्ट्रक्चर के कारण ड्यूअल GST एक लेके आए और नेशनल GST नहीं आया, तो ये भी आप एक पॉइंट लिख सकते हैं। दूसरा, GST काउंसिल बना which is the supreme structure of the GST, तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो ये सारे कुछ लिखेंगे तो आपको पता लग जाएगा और आपको आता ही होगा। Elaborate about cognizable and non-cognizable offenses under the CGST Act. Now cognizable offense serious offense होता है जहाँ पर पुलिस कॉग्निजेंस ले सकता है, और वैसे तो वारंट कैसे इशू होता है, जब तक मजिस्ट्रेट, सिविल कोर्ट का मजिस्ट्रेट ही के पास ही पावर है अरेस्ट करने का। लेकिन अगर हमने ये पावर GST ऑफिसर्स को देना है तो उसको हमें कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाना होगा। तो मोर देन 5 करोड़ का टैक्स इवेजन है तो GST ऑफिसर के पास पावर है कि वो उसको मजिस्ट्रेट के पास दौड़ के अरेस्ट वारंट निकलवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सीरियस ऑफेंस है, ही कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। फिर लिखा हुआ कॉग्निजेबल अगर ऑफेंस है तो नॉन बेलेबल है। नॉन बेलेबल है कि यानी कि मैंने अगर अरेस्ट किया है, GST ऑफिसर अरेस्ट किया है, तो वो बेल नहीं देगा, आपको मजिस्ट्रेट से बेल लेना पड़ेगा। ये याद रखिएगा, एवरी अरेस्ट इज बेलेबल, एवरी अरेस्ट इज बेलेबल, लेकिन जिसने अरेस्ट किया है वही बेल देगा या मजिस्ट्रेट देगा, इसी में तो फर्क है। तो अगर सीरियस ऑफेंस है तो मैं खुद जाके अरेस्ट कर लूंगा, जैसे मर्डर का केस हुआ तो पुलिस खुद वारंट लेकर नहीं आती है, खुद अरेस्ट कर लेती है, उसके बाद 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। ये रूल है 24 आवर्स के अंदर IPC का, इंडियन पिनल कोड का, फिर मजिस्ट्रेट आपको बेल देगा। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए आपको बेल मजिस्ट्रेट देता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस नॉन सीरियस ऑफेंस होता है, और यहां पर आपको अरेस्ट जो वारंट है मजिस्ट्रेट से लेना पड़ता है, और बेलेबल है यानी कि पुलिस ही आपको बेल दे देगा, पुलिस ही आपको बेल भी दे सकता है। तो कॉग्निजेबल इसका उल्टा मतलब अगर जहां कॉग्निजेबल लिखा हुआ तो वहां नॉन बेलेबल, अगर जहां नॉन कॉग्निजेबल लिखा हुआ वहां बेलेबल। तो मतलब ठीक है, याद करने का तरीका हो सकता है, लेकिन आप इससे अच्छा कॉन्सेप्ट को अगर समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और सेक्शन 69 पावर टू अरेस्ट, सेक्शन 132 में मतलब 69 और 132 आपको एक साथ पढ़ना होगा। What is the difference between the two while exercising the powers by the GST authorities? ये सब हमने डिस्कस कर ही लिया आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 6, ये वैल्यूएशन का क्वेश्चन है, सेक्शन 15 है बेसिकली, मैं इसको फटाफट बता देता हूँ। बेस प्राइस ऑफ मशीन 18 लाख है, ट्रेड डिस्काउंट अलाउड एज डिडक्शन क्योंकि वो इनवॉइस में शो किया हुआ है तो 180 माइनस हो जाएगा। सेकेंडरी पैकिंग पार्ट ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, डिजाइन इंजीनियरिंग पार्ट ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। नाउ दिस प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन मैं हमेशा ये कहता हूँ वैल्यूएशन में, सेक्शन 15 में कॉन्ट्रैक्ट 15 जो इनवॉइस बनता है वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे बनता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि सेलर विल इनकर दैट एक्सपेंसेस, लेकिन बायर इनकर करता है तो इट इज अ पार्ट ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। लेकिन यहां पर बायर प्री डिलीवरी चार्ज करवाएगा, सेलर को उससे कोई मतलब नहीं है, तो इसीलिए इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। इंटरेस्ट
नाउ देखिए ये इंटरेस्ट इज पार्ट ऑफ टैक्सेबल वैल्यू इन अप्रैल 2020, क्योंकि अप्रैल 2020 में है। इससे पहले भी सीए वालों ने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं जहां पर इसको पार्ट बना दिया गया था, तब भी हमने क्वेश्चन पेपर में ये डिस्कस किया था कि जिस मंथ का पूछ रहे हो उस मंथ का पार्ट नहीं है, लेकिन यहां पर दे हैव मेड ए करेक्शन आई सपोज। तो 12,000 इज अ पार्ट बट नॉट इन दिस ईयर, बिकॉज टाइम ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग जब रिसीव होता है तब टैक्सेबिलिटी आती है और इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो 18 लाख माइनस 180 प्लस 30 प्लस 90 17,14,000 पे जीएसटी लगेगा। बी में आते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट केसेस योर एक्सपर्ट एडवाइस विद अप्रोप्रिएट रीजनिंग। फटाफट बताता हूं। टॉप फैशंस डिजाइनर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, और नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल इंट्रास्टेट सप्लाई वाज 150, तो 0.5% ऑफ 150 750 प्लस 750 इतना लगेगा। इसके बाद है टॉप फैशन क्लॉथ रजिस्ट्रेशन। अच्छा, इन्होंने इंट्रा लिख ही दिया, मैं वही ढूंढ रहा था, इंटर या इंट्रा लिख ही दिया। नहीं तो हम लोग देखिए ई कॉमर्स ऑपरेटर जिस स्टेट में सिचुएटेड है वहां से नहीं पता लगेगा, ई जिसको आप बेच रहे हैं अल्टीमेटली वहां से पता लगेगा कि इंट्रा है या इंटर है। तो अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर मान लीजिए कर्नाटका लिख देता और जिसको बेच रहा है जो बायर अल्टीमेटली है वो महाराष्ट्र होता, तो वेस्ट बंगाल टू महाराष्ट्र करते, वेस्ट बंगाल टू कर्नाटका नहीं करते। इसके बाद सेकंड में ये टीडीएस का केस है, वहां पर 1% कटेगा। अब देखिए एक्सीडिंग 2,50,000 लिखा हुआ है, तो एक्सीडिंग 2,50,000 ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखते हैं इंक्लूडिंग एग्जेम्प्टेड सप्लाई। लेकिन जब टीडीएस काटने की बात आएगी तो टैक्सेबल सप्लाई पे ही कटेगा, तो इसीलिए 1% ऑफ 330। और ये टेस्टी कैटरर्स सप्लायर केरला में है, रिसिपिएंट आंध्र प्रदेश में है और प्लेस ऑफ सप्लाई केरला में है, तो ये C+S काट देगा, ये क्रेडिट ही नहीं ले पाएगा, इसलिए नो टीडीएस। अब सी करते हैं। सी में इसने कोई मशीन इंपोर्ट की थी, खराब निकल गई, फिर इसको एक्सपोर्ट कर रहा है, तो ये टाइम लिमिट भी देखना होगा विद इन टाइम है या नहीं है, तो ऑब्वियसली दिस इज विद इन टाइम। और जब जो मशीन इंपोर्ट किया वही एक्सपोर्ट हो रहा है, ये मशीन शुड बी आइडेंटिफाइड। अब एक बात बताइए, जब मैंने इंपोर्ट किया था तो मैंने पूरी इंपोर्ट ड्यूटी दी है, अब मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं फॉर रिपेयर्स, तो रिपेयर का जो कॉस्ट है उसी के ऊपर ड्यूटी लगनी चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो ड्यूटी दे चुका हूं। तो उन्होंने एक एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन सेक्शन 20 एग्जाम्पशन का सेक्शन है 25 सबसेक्शन 1, उसी में एक नोटिफिकेशन लेके आए 45/2017 कस्टम डेटेड 30 जून 2017 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017, जहां पर उन्होंने लिखा फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स पे लगेगा। अब एक्चुअल रिपेयर का कॉस्ट तो 70 लाख है, लेकिन फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर 90 लाख है, तो 90 लाख प्लस टू एंड फ्रो। जर्मनी कहाँ का है ये मशीन? जर्मनी का, जर्मनी से आना जाना दोनों को मिला के तो 7.5 लाख ईच दिया हुआ, तो प्लस 15, तो 7.5 लाख प्लस 7.5 लाख तो 15 हो गया, तो 105 लाख पे जीएसटी लगेगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस जीएसटी लगेगा। तो 105 लाख का 10% निकालिए, 10.5 इज द बेसिक कस्टम ड्यूटी। सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10.5 का 10% 1.05 आ गया। इंटीग्रेटेड टैक्स सब कुछ जोड़ के लगता है, तो 105 प्लस 10.5 प्लस 1.05 इक्वल टू दिस इंटू 18%, ये आ गया आईजीएसटी। तो दिस वी कंप्लीटेड द फुल डिस्कशन, और आपको हम अब अपनी वेबसाइट के बारे में जरूर बताएंगे, प्लीज आइए। थैंक यू। तो ये हमारी वेबसाइट taxbykk.com क्लासेस में जब देखेंगे तो CA फाइनल है, लेटेस्ट अपडेट। और मैं लेटेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने वीडियो में देख ही लिया होगा कि मैं आज अमेंडमेंट आती है, हम लोग कल रिकॉर्ड करके डाल देते हैं, बिकॉज वी डू सो मच वर्क फॉर द प्रैक्टिशनर ऑल्सो, तो इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा अपडेटेड रहते हैं। तो दिस इज 3500, 2 मंथ 3500, 4 मंथ 5000, 6 मंथ 6000, पेन ड्राइव एक्स्ट्रा, हार्ड कॉपी एक्स्ट्रा। तो हम लोग काफ़ी जो प्राइसिंग है वो काफ़ी, और इसमें है ना कौन कौन सा हम लोग सब्जेक्ट्स लेते हैं, इसमें कभी कभी नहीं आता तो एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा इसको। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो ये डिस्क्रिप्शन में तमाम तरह के चैप्टर्स विथ डेमो क्लासेस नजर आएगा इसमें। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।